बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जस्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में जहां कराची किंग ने मुसलसल तीसरी कामयाबी समेट कर पॉइंट्स टेबल पर अपनी बढ़तरी साबित की है, वहीं इवेंट के 10वें मुकाबले में रावलपिंडी की टीम जीत के करीब पहुँच कर भी नाक़िस फील्डिंग के सबब मैच हाथ से गंवा बैठी। कराची किंग 6 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है और इवेंट में अपनी मजबूत गिरफ्त कायम कर चुकी है। लेकिन आज की गुफ्तगू किसी एक टीम तक महदूद नहीं। आज हम बात करेंगे इस उनसर की जो पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है, यानी फास्ट बॉलिंग। इवेंट के आगाज़ पर यह कयास आराइयाँ की जा रही थी कि इस सीज़न में स्पिनर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। कंडीशन भी उनके हक़ में दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े तस्वीर कुछ और ही सामने आई। विकेटों के एतबार से फास्ट बॉलर ने अपनी धाक बिठा दी। अगरचे इकॉनमी रेट में स्पिनर ने बेहतर कंट्रोल का मुजाहरा किया। माजी में हसन अली, मोहम्मद हसनैन, सलमान इरशाद और अब्बास आफरीदी जैसे फास्ट बॉलर इसी प्लेटफॉर्म से उभर कर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा बने। तो क्या इस मरतबा भी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग की सूरत में कोई नया सुपरस्टार देने जा रहा है? इस अहम सवाल के साथ आज हम रुख करेंगे क्रिकेट के सिकंदर बख्त की जानिब और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 वाकई पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग के मुस्तकबिल को संवारने जा रही है या नहीं। लेकिन पहले चलेंगे सीधा नेशनल स्टेडियम कराची, जहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। स्टेडियम में सर पर छत नहीं होगी जी, क्योंकि टेफ्लॉन की छतों को हटा लिया गया है और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 के बाद पाकिस्तान के इस एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीन व आराइश और तामीर का काम असर नौ शुरू होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला 8 अप्रैल से कराची में शुरू होने जा रहा है। टीमों की कराची आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और हैदराबाद किंग्समैन की टीम कराची पहुंच चुकी है। चलते हैं अतीकुर रहमान की तरफ। जी याया, नेशनल स्टेडियम कराची एक नई शक्ल, एक नया रूप और अच्छा लग रहा है क्योंकि आप देख रहे होंगे नेशनल स्टेडियम कराची का ये लुक। इससे पहले टेफ्लॉन की यहाँ पर छतें थी जो हटा दी गई। जब ये काम शुरू किया गया रमज़ान से पहले तो ऐसा लगा था कि शायद जब छतें हटेंगी तो पीएसएल में एक अच्छा लुक नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं ये रंग बिरंगी कुर्सियाँ और फिर ये लश ग्रीन ग्राउंड और फिर छतें हटने के बाद नेशनल स्टेडियम कराची का लुक एक बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। वो कि शायकीन यहाँ नहीं आ सकेंगे, लेकिन ये कि स्टेडियम जो है इस वक्त एक नया रूप जो है उसने इख्तियार किया है, एक नया नज़ारा पेश कर रहा है। और ख़ास तौर पर ये जो लश ग्रीन है, हालिया अभी बारिश हुई है, उसके बाद जो ग्राउंड है वो बहुत ही लश ग्रीन नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो इसका 14 पिचेस का स्क्वायर है उसके अतराफ घास नहीं थी, लेकिन अब वो भी नज़र आ रही है, तो बहुत अच्छी है। 14 स्क्वायर पिचेस का जो स्क्वायर है उस पर ख़ास तौर पे काम किया जा रहा है क्योंकि 22 मैचेस यहाँ पर होने हैं या और अब ये सेकंड जो फेज़ है इसमें लगातार जो है वो 15 मैचेस जो हैं वो यहाँ पर होंगे। तो इस दौरान पिचेस का बिहेवियर सही रहे, हर टीम को सूट करे, हर बैटर को, हर बॉलर के लिए वो सूदमंद साबित हो, तो इसके लिए मेहनत हो रही है यहाँ पर। और अब पीएसएल जो है वो उसने रुख कराची का रुख कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीम कराची पहुंची थी। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने तो आज आराम को तरजीह दी, अलबत्ता हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो आज नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस करती नजर आई। नमाज जुम्मा से पहले उन्होंने जो है फिजिकल ट्रेनिंग की और उसके बाद फिर उन्होंने बॉलिंग बैटिंग की प्रैक्टिस की। एक छोटा सा सिनेरियो बेस जो है मैच भी खेला और उनके कप्तान जो है लैबोशिन वो ख़ास तौर पर एक मखसूस ट्रेनिंग जो है वो करते नज़र आए। उन्होंने कोन रखी हुई थी और बॉल को हिट कर रहे थे, तो अपना फोकस बैटिंग के ऊपर करना चाह रहे थे। हैदराबाद की टीम जो है वो लगातार 3 मैच हार चुकी है, लेकिन अब वो कराची यहाँ पहुँची है और उम्मीद है कि वो 8 अप्रैल को जब पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जी आइया सिकंदर बख्श साहब को अब प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। और गुज़िश्ता रोज़ कराची किंग्स और रावलपिंडीज़ के दरमियान जो मैच हुआ उसमें आज़म खान बहुत खुशकिस्मत रहे। वो 34 गेंदों पर 74 रन बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी बने, अगरचे उनके 3 कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन मैं आपसे बात करूँगा रावलपिंडीज़ के बॉलर मोहम्मद आमिर खान की, जिन्होंने सलमान अली आगा के ख़िलाफ़ पहला ओवर जो किया वो आपको भी दिखाते हैं और फिर आपसे सवाल करना चाहूँगा।
सिकंदर बख्श साहब, ये जो इब्तदाई 5 गेंदें की मोहम्मद आमिर खान ने अच्छी स्विंग और बेहतर रफ्तार के साथ थी। 24 साल के हैं मोहम्मद आमिर खान, 26 T20 में 29 विकेटें ले चुके हैं और 26 फर्स्ट क्लास मैच खेलकर वो 85 विकेटें भी अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन अभी तजुर्बे की कमी दिखाई देती है उनकी बॉलिंग में, क्योंकि वो कराची किंग के खिलाफ बगैर किसी विकेट के 44 रन दे बैठे। आपको लगता है कि ऐसे बॉलर पर काम करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उन्हें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में? देख हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो भी करें आप, उसको खुदा के लिए चेंज ना करें। उसका पहला ओवर बड़ा इंप्रेसिव था, मगर मेरे ख्याल से उसको एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे कि वो गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप पढ़ के यहाँ से बीट किए जा रहा था, वो बाद में क्या किया सलमान अली आगा, ऑब्वियसली वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, तो वो थोड़ा सा उसने रूम दे दिया अपने आप को, रूम दे के उसने कट मार। उस वक्त मेरे हिसाब से मोहम्मद आमिर को और थोड़ा बीच में आ जाना चाहिए था, ताकि उसको फॉलो करता बैट्समैन को। वो पीछे जा रहे थे, उसको वो फॉलो करता तो गेंद वो इतना आसानी से मार नहीं सकता था। वहाँ पे वो थोड़ा सा उसने अपने इनएक्सपीरियंस होने का सबूत दे दिया। तो मेरे ख्याल से ही हैज़ द टैलेंट। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है कि नया बॉल वो स्विंग कर रहा था। हमारे यहाँ तो कोई नया बॉल करने को तैयार ही नहीं। बड़े बड़े बॉलर्स हमारे जो हैं वो कहते हैं हम तो पुराना गेंद करेंगे, जब थोड़ा सा पुराना हो जाएगा गेंद स्विंग कंट्रोल नहीं होता। तो ये इसके अलावा तो मोहम्मद आमिर खान के अलावा मुझे कोई नया बच्चा जो है ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसकी मैं बात कर सकूं। मैं भी लिस्ट बना रहा था, सारे लड़के जो है वही पुराने हैं। एक अली रज़ा खेला, अली वो बेचारा इतना सेटल नहीं हो सका, और ये एक ही लड़का खेला। इसको मैक्सिमम मैचेस दें, उसको खुदारा नया गेंद ही करने दें। अगर वो इस तरह का स्विंग करता है तो ये बड़ा काम आएगा इसकी स्विंग। हमारे यहाँ तो कोई कर ही नहीं रहा स्विंग, ना वसीम कर रहा है, ना आमिर कर रहा है। आमिर खान जो अपना मोहम्मद आमिर है वो भी नहीं स्विंग कर पा रहे, जो हमारे टॉप क्लास है। शाहीन ने एक जगह 4 तो आउट कर दी, मगर वाली जो स्विंग जो पढ़ के आती है ना अंदर, लेफ्ट आर्मर का गेंद पढ़ के, जैसे वसीम अकरम का आता था, जब तक नहीं आएगा ना वो कामयाबी उसके लिए। अच्छा, आपने नए बॉलर की बात की, तो व्हाट अबाउट लाहौर कलंदर के नौजवान फास्ट बॉलर उबैद शाह की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वो आपको कैसे लगे? नहीं, वो बुरे कराची नहीं। किंग के खिलाफ बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। नहीं, वो भी अच्छे लगे मुझे, अच्छे हैं, मगर उनको पूरी बॉलिंग अच्छी तरह से दी नहीं गई। मैं उबैद शाह का भी लिस्ट में नाम देख रहा था, इसमें है ही नहीं बेचारे का नाम अभी तक ना यहाँ पर, जो टॉप के 10-15 बॉलर्स हैं। तो नहीं, ये भी उबैद शाह में भी है टैलेंट। अब इनको जो है, इनको भी डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने कॉन्सेंट्रेट करें अपने क्रिकेट। और ये भी एक सिकंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी नए बॉल के बॉलर हैं। वही तो मुझे खुशी हो रही है कि जो मैं तो हैरान हो गया हूँ आजकल के जो जितने भी बॉलर्स हैं वो स्विंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसलिए वो नया बॉल नहीं कर रहे। तो नया बॉल करना चाहिए। अब मुझे बड़ा जो डिसअपॉइंट कर रहे हैं ना बॉलिंग के अंदर, उसने अब्बास अफरीदी को बड़ी मार पड़ी है, मज़ेदार बॉलिंग नहीं की है उसने, उससे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। मोहम्मद अली ने भी इतनी अच्छी गेंद की, मैंने सबके नाम लिखे हुए यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में होने के बाद अगर टॉप विकेट टेकर बॉलर्स की बात करें तो कराची किंग के फास्ट बॉलर हसन अली 3 मुकाबलों में 6.33 की इकॉनमी से रन देते हुए 8 विकेटों के हसूल में कामयाब दिखाई देते हैं, जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग 27 रन के बदले 4 विकेट रही। इसके बाद मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, जिन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से 3 मैच खेलकर 6 विकेटें लीं, उनकी इकॉनमी 7.25 और उनकी बेहतरीन बॉलिंग 23 रन के बदले 3 विकेट। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी 2 मैच खेलकर 5 विकेटों के हसूल में कामयाब दिखाई देते हैं, इकॉनमी 5.75 और बेहतरीन बॉलिंग 18 रन के बदले 4 विकेट। फिर एक लेग स्पिनर शादाब खान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान, 2 मैचों में 5 विकेटें, और फिर कोयटा ग्लैडिएटर के अहमद दानियाल 3 मैचों में 5 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। सिकंदर बख्श साहब, टॉप 5 बॉलर में 3 बॉलर हैं वो फास्ट बॉलिंग के शोबे से हैं। अभी पहला मरहला जारी है लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में, और 8 अप्रैल से कराची में दूसरा मरहला शुरू होगा। तो आपको लगता है कि फास्ट बॉलर ही टॉप पर रहेंगे या फिर स्पिनर्स बाजी लेकर जा सकते हैं इस इवेंट में? नहीं, देखो बराबर ही रहेगा, मगर ये कि जो फास्ट बॉलर्स को ये एडवांटेज हो जाता है, जैसे शाहीन को भी हुआ है कि वो आखिरी में आके, देखिए इस पर आपके पास 2 हमारे टॉप स्पिनर्स भी हैं, इब्रार भी है, शादाब भी है, दानियाल भी अच्छा है, मगर उसको थोड़ी सी अपनी बैटिंग में झलक, उसको मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा कि वो भी एक अच्छा ऑलराउंडर बन जाए। तो आखिरी के अंदर जो मारधाड़ होती है ना, उसके अंदर विकेट्स लेने का चांस ज़्यादा बन जाता है। तो इसीलिए जो ये बॉलर्स के जो विकेटें बढ़ जाती हैं फास्ट बॉलर्स की, वो इसीलिए बढ़ती हैं कि जो बीच का सेशन जो टाइम होता है जिसके अंदर वो रन्स रोकते हैं, तो उधर थोड़ा सा बैट्समैन आराम से खेलते हैं, आखिरी के 3-4 ओवर में अटैक करते हैं बॉलर्स के ऊपर, उसी वक्त
फास्ट बॉलर्स आते हैं, तो वो मौका होता है जिसकी वजह से थोड़े फास्ट बॉलर्स को विकेटें ज़्यादा मिल जाती हैं। हमें थोड़ा सा इकोनॉमी भी देखनी चाहिए कि किसकी कितनी इकोनॉमी है बॉल कराते वक्त, दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के हिस्से में कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली इंतज़ामी तब्दीलियों के हवाले से। 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर डायरेक्टर डोमेस्टिक खिदमात अंजाम देने वाले खुर्रम नियाज़ी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं रहे। उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किरदार अब अपने अख्तिताम को पहुँचा। वो अपना आखिरी रोज़ गुजार कर अब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में रिपोर्ट करेंगे, जहाँ उनका तबादला कर दिया गया है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान के हवाले से बड़े सवालात रहे हैं और अब नए जो शख्सियत हैं वो इस हवाले से कौन हो सकती है। लेकिन खुर्रम नियाज़ी साहब अब पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा नहीं रहे हैं, वो इस्लामाबाद जा रहे हैं नई जिम्मेदारियां अदा करने के लिए। सिकंदर वक्त साहब क्या कहेंगे आप? ये तो मैं हमेशा कहता हूँ जिस तरह एक स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसकी जिस तरह हम अपने मज़हब में कहते हैं कि मौत बरहक है, इसी तरह रिटायरमेंट भी बरहक होती है। इसी तरह जो पीसीबी में पोस्टिंग होती है ना, इस तरह की जो टेम्प्रेरी पक्की होती हैं, तो वो तो एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो पोस्टिंग्स होती हैं वो वक्फे से निकलते रहते हैं। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मगर 2-4 उनकी ऐसी गलतियां थी जो कि मैंने पहले भी मेंशन की थी कि जैसे T20 का वर्ल्ड कप हुआ, वो ख़त्म हुआ है तो हमारी T20 की चैम्पियनशिप शुरू हुई, विच इज़ रॉन्ग। हमारे जो डोमेस्टिक की जो क्रिकेट है वो इस तरह होनी चाहिए कि, और इसी तरह जब टेस्ट क्रिकेट हो रही थी तो मैंने लिखकर पेपर उनके हाथ में देकर आया था कि जनाब, जब उन्होंने 30 लड़कों को बनाया था तो मैं भी अपना पेपर लिख कर लेकर गया था कि आप टेस्ट क्रिकेट होने वाली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आई थिंक सो, और वो या साउथ अफ्रीका। तो मैंने उनको कहा था कि 1 महीना पड़ा है, हम उस पर एक पेंटेंगुलर करा के 4 रोज़ा क्रिकेट करा के, तो वो उसके बजाय उन्होंने 1 डे करा दिया था। मैं हैरान था कि ये कैसे हो गया। फिर इसी तरह जब चैम्पियंस ट्रॉफी हुई तो हमने T20 पहले कराया। इस दफ़ा जब वर्ल्ड कप हुआ तो हमने वर्ल्ड कप के बाद T20 कराया, विच इज़ रॉन्ग। हो सकता है आप ये कहें कि जी बहुत बिजी सीज़न था तो आपको चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं सीज़न के साथ। अब जैसे कि 1 डे का वर्ल्ड कप आने वाला है तो हमें वर्ल्ड कप से कुछ 3-4 महीने पहले 2-4 अच्छे 1 डे के टूर्नामेंट्स कराएं ताकि हमारे लड़कों को जो भी सर्किट के अंदर हैं उनको खिलाकर हम देखें कि वो कैसा खेलते हैं कैसा नहीं खेलते। उसके लिए मैं एक तजवीज़ दे सकता हूँ। जैसे हम जब खेला करते थे, जब सीज़न शुरू होने से पहले पाकिस्तान और बेस्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 टीमें बनती थी और हमारा आपस में मैचेस होते थे। मैं भी खेला था, उसमें सारे टॉप के प्लेयर खेलते थे पाकिस्तान के और एक तरफ एक अपकमिंग प्लेयर। आप जो है पेंटेंगुलर कराएं, बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीज़न उनको निकालें, 5 टीमें बनाएं, 5 नए कप्तान बनाएं, खिलाएं और उनको देखें। आपको काफ़ी लड़कों अभी आपकी गुफ्तगू से मैं क्या ये सवाल जो है वो आपके सामने रख सकता हूँ। हम बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर को, आपको 11 रुकनी टीम में पाकिस्तान सुपर लीग की शामिल करना होता है। एक और जो लॉ है कि आपने कम से कम 4 ओवरसीज़ प्लेयर कम से कम आप जितने भी खिला लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 खिला सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मुस्तकबिल में अगर आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को उठाना चाहते हैं तो आपको इस बात को भी मेक श्योर करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, फ्रेंचाइजीज़ ने, इनके ओनर्स जो हैं उनका सवाबदीदी इख्तियार है किसको कप्तान बनाना है, किसको टीम में रखना है, किसको नहीं रखना। लेकिन आप एक रूल बना सकते हैं, जिस तरह इस बार आपने कहा कि टॉस के वक्त आप 2 टीमें लेकर जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को इज़्ज़त देना चाहते हैं, अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को उठाना चाहते हैं, इस बात को मेक श्योर करें कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का एक खिलाड़ी आपकी 11 रुकनी टीम में होगा, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो टॉप, आप हर फ्रेंचाइज जो है एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को अपनी टीम का हिस्सा बनाए और उनको प्लेइंग 11 में रखना लाजमी होगा। देखो, जब ये PSL ख़त्म होगा ना, मैं एक लिस्ट ज़रूर बनाऊंगा जिसमें से हमें ये देखना पड़ेगा कि वो लड़के जो कि पाकिस्तान के लिए कभी खेलते ही नहीं ना। देखिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे इंप्रूव करेगी कि हमारे सारे लड़के खेलें, कंपटीशन सख्त हो, उसमें शाहीन भी खेल रहा हो, उसमें हारिस भी खेल रहा हो, उसके अंदर नसीम शाह भी खेल रहे हो, ताकि बॉलिंग पूरी हो, इब्रार भी खेल रहे हो, हमारे जितने बड़े बॉलर्स हैं खेल रहे हो। तो उधर जब लड़कों की परफॉर्मेंस होगी तो आप उसको गेज करेंगे ना कि ये अच्छा लड़का है नहीं करेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। इंडिया में भी ऐसे ही हुआ था, मगर इस वक्त रूल बना दिया है उन्होंने। अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये कोहली साहब इतने अरसे से नहीं खेल रहे, अब सब खेलेंगे।
तो रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे। आपकी क्रिकेट इसलिए कमज़ोर हो जाती है। आप फर्स्ट क्लास के टॉप के लड़कों को देखें ना, कि आपने मुझे एक स्पिनर मिला था ग्राउंड में, उसने कहा मैं नंबर 2 हूँ, उस्मान नाम था उसका, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आई एम नॉट श्योर। और मैंने जाके उसका देखा तो ही वॉज 31, 32 और उसने हाईएस्ट विकेट्स लिए हुए थे एज अ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। हमने उस्मान खालिद, मैंने उसका कहीं जिक्र ही नहीं सुना। हम वही 40 साल के लोगों को लेकर आते हैं, मतलब ये कि तो सिकंदर बख्श साहब यही तो मसला है। अब वो बेचारा खेल रहा है 8 साल के बाद जब हमें कोई नहीं मिलेगा हम उसको मौका देंगे, तो फिर आप जैसे फॉर्मर क्रिकेटर सवाल उठाएंगे कि 39 साल की उम्र में ये कैसे आ गया। अब उसका तो कसूर नहीं है ना कि आप उसको राइट टाइम पे मौका नहीं दे रहे। राइट टाइम पर मौका नहीं दे रहे, मगर वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जब तक कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को, इसलिए मैं पेंटेंगुलर की बात कर रहा हूँ, टॉप प्लेयर्स को लाएं, खिलाएं, देखें उनको। हम करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ मैचेस हो रहे हैं, किधर हो रहे हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अभी T20 तो मैंने देखा ही नहीं, इसलिए कि मेरे लिए वो फजूल इसलिए था कि हम ना T20 खेलेंगे ना कभी आगे बढ़ेंगे। उसके अंदर जो है हमने सुना कि वो लड़के कप्तानी कर रहे थे जो कि टेस्ट क्रिकेटर थे। ये नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही उलट हो गया ना। आपको मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग नाराज़ हो जाते हैं मुझसे। आप टेस्ट क्रिकेटर उसको ना कप्तान बनाएं, आप उसको T20 में ना रखें। आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? आपको ये बाइफिकेशंस करनी पड़ेंगी, कि बाइफिकेट करना पड़ेगा कि ये टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, इनको T20 में अभी फ़िलहाल ना खिलाओ, यंगस्टर्स को लाओ। मैंने कहा था कि अंडर 19 की टीम को आप खिलाते हैं, भेजते हैं, वो खेल कर वापस आती है, फिर गायब हो जाती है। आप उसको ग्रेड 2 के अंदर पूरी अंडर 19 की टीम डालें, लेट देम प्ले 3 डे मैचेस। होते ही नहीं। आपने 3 डे मैच कराए अंडर 19 के, नहीं कराए। ये भी न वो उनकी आई डोंट नो क्या वजह थी, वो नियाज़ी साहब भी बता सकते हैं। अच्छा, आपने नियाज़ी साहब की बात की तो जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक बहस ये रही है और आप समेत हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स ये आवाज़ उठाते रहे, जिम्मेदारियां क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान के लिए खेलने वाले क्रिकेटर्स को देनी चाहिए, कम से कम उसके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजुर्बा हो। ये खुर्रम नियाज़ी साहब जो हैं 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे, 2 लिस्ट ए के मैच इनके पास थे और सरगोदा के लिए ये खेले थे। तो अब ये तो खैर नहीं है डायरेक्टर डोमेस्टिक। आपको क्या लगता है इनकी जगह ऐसा ही कोई बंदा होना चाहिए, या आपको लगता है कि कोई टेस्ट क्रिकेट खेला बंदा होना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में जिम्मेदारियां अदा करने के? लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं ना, उन्होंने कभी ऑफिस में काम नहीं किया होता। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, सिर्फ क्रिकेट के हद तक होते हैं, क्रिकेट में ऑफिस में काम नहीं किया। मेरे हिसाब से आप एक अच्छे तगड़े आदमी को वहाँ रखें, मगर एक कमेटी से 3 लड़कों की अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स की बिठाएं, उन 3 कमेटी जो है वो उसको मशवरा दे, ठीक है। जब तक वो सेलेक्टर्स अलग हों, ठीक है, सेलेक्टर की एक कमेटी है वो अलग हो, इसकी एक 3 लड़कों की कमेटी हो जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, वो उधर बैठ के जो थोड़ा ऑफिस में भी काम करना जानते हो वो बैठ के काम करें और उसके ऊपर उनको एडवाइस करें कि जी इस तरह का डोमेस्टिक सीज़न होना चाहिए। वहाँ पे बैठ के सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाएं, काम करने वाले हों जो कहे कि नहीं जी ये गलत है ये सही करो, ऐसे लड़कों को लोगों को बिठाएं तो फिर आपका काम सही होगा। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर जो इतना बड़ा जो काम है, क्या वो एक क्रिकेटर बगैर नौकरी किए कभी ज़िंदगी में ऑफिस में ना बैठा हो तो उसको क्या पता कि ऑफिस के डेकोरम क्या होता है, किस तरह काम करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। मैं चाहूँगा ज़रा हम दिखाएं हमारी सिलेक्शन कमेटी, जिसमें आकिब जावेद साहब हैं, जिसमें असद शफीक हैं, जिसमें सरफराज अहमद हैं, जिसमें मिसबाउल हक साहब हैं। और सूरत हाल ये है कि हमने PSL से पहले हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आकिब जावेद साहब वो तो नहीं है, असद शफीक भी इस PSL में कहीं नज़र नहीं आ रहे। वहाब रियाज जो ख़वातीन टीम के साथ हैं और सरफराज जो कि मुस्तकबिल में टेस्ट टीम के हेड कोच होंगे, वो कोयटा के साथ थे लेकिन उनको विड्रॉ कर लिया क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन मिसबाउल हक साहब हमें एक फ्रेंचाइज के साथ दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप क्या तबसरा करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो नकवी साहब को फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा और एडवाइस करूँगा, मैं हमेशा मतलब मैं एडवाइज़ ही कर सकता हूँ कि देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट को बिल्कुल सेपरेट कर दें उससे, वरना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर आप जब तक उस जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है और उसको फ्रेंचाइज अपनी फ्रेंचाइज चले, जैसे लाहौर कलंदर है वो हर चीज़ करते हैं, अपने बिल्कुल क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, मतलब टैलेंट हंट भी कर रहे हैं, उन्होंने कैंप्स भी लगाए होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। इसी तरह दूसरे भी करें, उनको आप पाकिस्तान के क्रिकेट में इंडक्ट ना करें। वो जब यहाँ आ जाते हैं ना फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। वो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी उसमें मुझे पाकिस्तान टीम में नज़र आने लगते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, दोनों को सेपरेट कर दें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है नकवी साहब से, अब सोचें जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों को आइडेंटिटी को अलग कर दें।
तो आप यकीन करें कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले 10 सालों से कह रहा हूँ कि जिसका क्रिकेटर का बेटा, दामाद या कोई भाई क्रिकेट खेलता हो, उसको आप फिर सिलेक्शन में क्रिकेट बोर्ड में ना लाएं। फिर इसलिए कि लोग आके पूछते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट, हमने तो देखा हुआ है ना, मैं 10 मिसालें आपको दूंगा। इन चीज़ों को अलग कर दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर होता है, मगर फिर उसको वो आकर खुद ही सेलेक्ट कर रहा हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इन चीज़ों को अलग कर दें, आप देखिएगा क्रिकेट आपकी ज़रूर इम्प्रूव करेगी। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के सारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।